हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेकर आ चुकी हूँ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का। एंड मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ तो भी आप मुझसे शिकायत करते हैं कि दी वीडियो लॉन्ग नहीं बनाते हो। एंड देन अभी मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो आप लोग बोल रहे हो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है। देन क्या आपको लगता है मुझे लॉन्ग करनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो करनी चाहिए? ओके, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर। एंड प्लीज़ कमेंट किया करो यार। आपको पता है कितने वीडियोस देखते हैं लोग एक दिन के अंदर? इस एफएफ को लगभग 2 से 2,500 लोग सुनते हैं वीडियो, ठीक है। एंड देन उनमें से कमेंट कितने आते हैं? 50 कमेंट तक नहीं होते यार, समझ रहे हो आप लोग? लगभग 2 से 2,500 लोगों में से ओनली कमेंट कितने लोग करते हैं? सिर्फ या तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे 20, बस इससे ज़्यादा कमेंट नहीं, समझ रहे हो? 2,000 में से ओनली 20 लोग कमेंट करते हैं। प्लीज़ थोड़ी सी दया दिखा दो अपनी इस प्यारी सी ऑथर पे। इतनी मेहनत करती है वो, अपने थोड़े से एग्ज़ाम्स के टाइम को थोड़ा थोड़ा मैनेज करके वो आपके लिए वीडियोस बनाती है। 5-5 मिनट का ब्रेक लेके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती है। उसकी मेहनत को भी देख लो यार तुम लोग। हाँ प्लीज़। एंड अभी तक आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। आज भी कितने लोग हैं जो करते ही नहीं है? ओनली सिर्फ 30% लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो वीडियो देखते हैं। बाकी के 70% 70% तक लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलिए वीडियो देख लीजिए और क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखने के लिए एयरपोर्ट गया था लास्ट टाइम पे। एंड जब वो वहाँ पर गया तो उसने वांग जी को जाते हुए देखा। एंड वांग जी के जाने के बाद वो बाहर आया। वांग जी फ्रांस जा चुका था। एंड वीजिंग बेहोश होता है वहीं पे। उसके बाद वीजिंग की फैमिली को कांटेक्ट किया जाता है, वहाँ पर जो लोग थे वही कांटेक्ट करते हैं। एंड वीजिंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जियांग फेंगमैन बहुत गुस्सा थे, वो अपने दोनों बच्चे से ही गुस्सा थे और उन्होंने वीजिंग और जियांग चेंग दोनों का ही एडमिशन कैंसिल करवा दिया था, ना ही तो वो कॉलेज गए थे। और जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड थे वीजिंग को लेकर, और किसी को पता नहीं था इस बारे में। सिर्फ मैंग याओ एंड वैन किंग को पता था, और जो नी हुसैन था उसे पता था कि वीजिंग प्रेग्नेंट है एंड ऑब्वियसली वांग जी के बेबी से है। और ऐसे ही 1 मंथ चला गया। 1 मंथ के अंदर वांग जी वहाँ फ्रांस में सेटल हो गया था। ये बोले कि मतलब कहीं ना कहीं दिखा रहा था अपनी लाइफ को अच्छे से, कोशिश कर रहा था वीजिंग को याद ना करे, लेकिन हर सेकेंड हर पल उसे वीजिंग दिखता था। वो आ तो गया था इतनी दूर लेकिन वो रह नहीं पा रहा था वीजिंग के बिना। और यहाँ वीजिंग तो हर एक दिन तिल तिल करके मर रहा था। उसकी बेबी, उसका टमी में उसका बेबी था, उसके और वांग जी का बेबी था। सिर्फ सिर्फ शायद वीजिंग के प्यार की निशानी था, वांग जी के प्यार की नहीं। वो तो उसे छोड़ के चला गया। इन 1 महीने में वीजिंग ने बहुत कोशिश की वांग जी से कांटेक्ट करने की। उसने सोचा कि कम से कम वो एक बार वांग जी को बता तो दे कि वो फादर बनने वाला है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जियांग फेंगमैन ने लायन करेन से भी बोला, उनसे बात की वीजिंग की प्रेगनेंसी को लेके, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उनके बेटे का ऑलरेडी ही जो बोल सकते हैं वेडिंग है फिक्स हो चुकी है। देन कुछ भी नहीं हो सकता। लायन सिचन जो थे वो इस चीज़ को जानते ही नहीं थे, क्योंकि जब जियांग फेंगमैन ने बात की तो लायन किरण ही थे, ओनली लायन सिचन थे ही नहीं। अगर वो होते तो शायद आई थिंक वो वांग जी को इन्फॉर्म करते। जियांग फेंगमैन ने कहा कि वो एक बार उनके बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। और जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो पता था वांग जी को, आई मीन वांग जी के बारे में कि वो फ्रांस है, लेकिन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मतलब सब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और मतलब फ्रेंड्स से पूछा नहीं इतना ज़्यादा, और फ्रेंड्स आए भी नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि उन्हें आना चाहिए। एक बार भी खुद डिप्रेस है, उन्हें देखेगा तो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मतलब वो आए नहीं। एंड ऐसे ही करके 1 मंथ चला गया। वीजिंग फाइनली जियांग फेंगमैन की बात मान लेता है, उसे मानना पड़ता है। वीजिंग अबॉर्शन नहीं करवा सकता था, और अगर वीजिंग ने डिले किया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ये जियांग फेंगमैन जानते थे, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो उसके बाद अबॉर्शन नहीं होगा। एंड देन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वीजिंग का वो वेडिंग के लिए मनाएंगे। एंड वीजिंग हाँ भी बोल दी थी उसने। और आज शायद वो अल्फ़ा आने वाला था जिससे वीजिंग की वेडिंग फिक्स हुई थी। वीजिंग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, एक वर्ड तक नहीं जानता। बस उसका नाम पता था वीजिंग को, जिसका नाम येन था। और येन एक बोल सकते हैं कंपनी का ओनर था, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं थी, बहुत ही छोटी कंपनी थी, लेकिन हाँ अच्छी खासी कंडीशन में थी वो कंपनी। और उसी के ओनर मिस्टर येंग से वीजिंग की वेडिंग हुई थी। काफ़ी अच्छी फैमिली थी, एक वेल सेटल फैमिली से वो बिलोंग करता था। वीजिंग ने कुछ भी नहीं उसके बारे में पूछा, कुछ भी नहीं।
अब मतलब जो वो चाहता था कि उसके डैड जो बोल रहे हैं वो ठीक है, एंड वो लोग वीइंग को उसकी बेबी के साथ अपना रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मार्क ओमेगा को अपनाना बेबी के साथ बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपना रहे हैं। एंड ये सब चीज़ें वीइंग ने मतलब कुछ भी नहीं, जियांग फेंगमिन ने को बोला कि वो जानना चाहता है अगर कुछ उसके बारे में तो बताए, लेकिन वीइंग ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि डैड जैसा आप ठीक समझे वैसा कर लीजिए, और वीइंग ये कहकर चला गया था। एंड आज मिस्टर येंग आने वाले थे। वीइंग जो है वो रेडी था मिलने के लिए उनसे, क्योंकि उनकी एक डिनर डेट को प्लान किया गया था ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को जान ले। और वीइंग के जो फ्रेंड्स थे उनसे वीइंग ने कांटेक्ट नहीं किया था, और वीइंग अब थक चुका था वांग जी को कांटेक्ट करके। वो शायद अब इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहता था। वीइंग सोचता है कि वो कैसे भी करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर लेगा। एंड अगर मतलब एक बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो करके देख ले, क्या पता। हाँ, ये तो पता है वीइंग की वीइंग कभी उस इंसान से प्यार नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे आसपास को बहुत सारे घर थे एंड बातें होने लगी थी हर जगह। जियांग फेंगमियान इन सब चीज़ों से बहुत ही परेशान थे कि इसके बच्चे के बारे में लोग बुरा बोले। ये नहीं कि उनकी रेपुटेशन जा रही है, नहीं, रेपुटेशन का तो कोई नहीं था उन लोगों को। हाँ, वो समझते थे, लेकिन उनके बच्चे के बारे में जब कोई गलत बोलेगा तो उन्हें सच में बुरा लग रहा था, बहुत बुरी तरह से। वो बहुत गलत फील कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, और वो शायद अपने ही बोल सकते हैं ना कि परवरिश पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे। यू से बार बार बोलते थे कि क्या गलती हो गई हमसे, कहाँ हमने बच्चों को सही नहीं सिखाया। तो मैडम जी ने काफ़ी बार समझाया भी कि कभी कभी मतलब आप खुद सोचिए, उस अल्फा ने वीजिंग को मार के तो वीजिंग क्यों ही सोचेगा। प्यार आप जानते हैं, हमने भी लव मैरिज की थी। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बोलते कि हाँ मैं समझता हूँ, शायद हमारे बेटे ने गलत इंसान से प्यार कर लिया। और मैडम यू समझाने के बाद जियांग फेंगमियान समझ चुके थे, और उन्होंने कहा यू से कि वो एक बार और लान किरण से बात करे, लेकिन मैडम जी ने खुद ही मना कर दिया, और वीजिंग ने खुद भी मना किया था, क्योंकि उसे पता था कि लान किरण ने क्या क्या कुछ कहा था। इसके बाद वो नहीं चाहते थे कि उसके डैड की दोबारा से बेइज्जती हो। और लान किरण तो बहुत ही मतलब डिस्कस्टिंग फील कर रहे थे वीइंग से कि कैसे एक ओमेगा ऐसा कर सकता है, और उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि ये वीइंग में मतलब जो बेबी है वीइंग का वो वांग जी का है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था इस सब चीज़ों से। और आज वीजिंग उस अल्फ़ा से मिलने वाला था। वीजिंग जो है वो रेडी होता है, एंड जियांग फेंगमियान वीजिंग को खुद उस रेस्टोरेंट में छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं जियांग चेंग भी चुप हो गया था, एंड वो नहीं बता पा रहा था कि वो भी वैन किंग से प्यार करता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। वैन किंग का और जियांग चेंग का जो ब्रेकअप था वो हो चुका था। हालांकि वो दोनों प्यार करते थे अभी भी एक दूसरे से, लेकिन एवरीथिंग इज़ गॉन नाउ। इसलिए वीजिंग चुपचाप करके अंदर जाता है, एंड जैसे वो अंदर जाता है तो उसे एक बोल सकते हैं वेटर आती है, एंड वो बता देती है वीजिंग को कि उसे कहाँ जाना है। वीजिंग चुपचाप करके जाता है, वो एक प्राइवेट रूम था। वीजिंग जाता है एंड डोर नॉक करता है, तभी सामने से एक अल्फ़ा बॉय आता है। उसकी एज आई थिंक 35 के आसपास थी। वीजिंग डोर देखता है, ओपन हुआ है, तो वीजिंग देखता है उसे और कुछ भी नहीं बोलता। वो अंदर चुपचाप आता है और बोलता अब मिस्टर येंग है। तो वो अल्फ़ा देखता है और बोलता हाँ आप वीजिंग है। वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद वो वीजिंग को अंदर बुलाते हैं। इसके बाद वो जाकर बैठ जाते हैं, और फिर इसके बाद उनके लिए वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ खाना चाहेंगे। वीजिंग नॉर्मली पानी मांगता है। इसके बाद ऑफर मतलब कुछ वो अपने आप से ही वीजिंग और अपने लिए कॉफ़ी मंगाता है। एंड उसके बाद मिस्टर येंग देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं कि हमारी फैमिलीज़ ने हमारी शादी फ़िक्स की है। आई नो कि मतलब मुझे आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है इतनी, लेकिन मैं आपको हर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वीजिंग देखता है और फिर बोलता है कि मैं कभी आपसे प्यार नहीं कर पाऊँगा, और मैं अपने बेबी को मतलब मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो इन द फ्यूचर कभी मुझसे, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ सकते हैं, मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जो मिस्टर येंग था वो देखता है और बोलता है कि देखिए हमारी फैमिलीज़ तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, और बात रही हमारी, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सीक्रेट। अभी मेरा एक 2 साल का बेबी बॉय है। ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता जी। तब मिस्टर येंग बोलता है कि हाँ मेरी 2 साल का एक बेबी बॉय है, मेरा ओमेगा था, जो मेरे बेबी को बर्थ देते टाइम उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ को अकेले ही स्पेंड करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन मेरा बेबी बॉय बहुत छोटा है, और मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ।
आई थिंक शायद इसीलिए हमारी फैमिलीज़ ने हमारी वेडिंग फ़िक्स कराई है। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है मतलब मुझसे कुछ भी बोलने की। मैं जानता हूँ आपके बारे में, मैं आपको भी एक्सेप्ट करता हूँ और आपके बेबी बॉय को या मतलब गर्ल जो भी होगी मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगा, अपना नाम दूँगा आपकी बेबी को। बस आपको मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा मानना होगा और मैं भी आपके बेबी को बिल्कुल मेरे बेबी जैसा मानूँगा। मैं आपकी पूरी टेक केयर करूँगा, एक हस्बैंड होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँगा। बस आप मुझसे ये एक्सेप्ट मतलब मत करिएगा ये उम्मीद कि मैं आपको कभी अपना ओमेगा एज़ अ एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता था। वो मुझे छोड़ के जा चुका है, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ में किसी और को आने नहीं दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा और ना ही मैं अपने अल्फ़ा को भूल सकता हूँ। बस मुझे अपनी फ़ैमिली के लिए ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सहन कर ली हैं और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो और भी सफ़र करें। इसके बाद वीजिंग और येंग काफ़ी बातें करते हैं एंड वो मतलब अच्छा लगता है वीजिंग को कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये इंसान खुद बोल रहा है उन दोनों के बीच में कोई लव रिलेशनशिप नहीं होगा, बस साथ में वो अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। लोग क्या बोलेंगे यही सोचकर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली के दबाव में प्रेशर में आके हमें चीज़ें करनी पड़ती है। और वीजिंग और येंग दोनों ही रेडी हो जाते हैं इस वेडिंग को करने के लिए। इसके बाद वीजिंग उस येंग के साथ आई थिंक 4 आवर्स तक बिताता है। दोनों एक दूसरे के बारे में लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, वीजिंग भी डिस्कस करता है। और जो अल्फ़ा येंग था वो वीजिंग से नहीं पूछता कि कौन था वो अल्फ़ा, कुछ भी नहीं पूछता। वीजिंग ने कहा था, लेकिन येंग ने मना कर दिया कि नहीं आप भी कभी मत पूछिएगा एंड मैं भी आपसे कभी नहीं पूछूंगा, हम बस हमारे बच्चों के लिए साथ में हैं। यह सुनकर वीजिंग भी इस बात पर अग्री करता है एंड फिर येंग वीजिंग को घर छोड़ने के लिए आता है और येंग फिर अपनी फैमिली को बता देता है कि हाँ उसे वीजिंग काफ़ी अच्छा लगा, नेचर काफ़ी अच्छा है एंड देन वो दोनों रेडी हैं। और वीजिंग भी बता देता है अपने डैड को कि वो रेडी है शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद तो जियांग फेंगमैन बहुत ही हैप्पी होते हैं और जियांग चेंग और यानली तो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, क्योंकि वो अपने डैड के बातों को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं डैड और मॉम बिल्कुल सही थे और वीजिंग क्या करे, अब बस वो हैप्पी था एंड अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद जो जियांग चेंग था वो भी चुपचाप करके अपने रूम में चला जाता है एंड वो भी रोता है, क्योंकि उसे भी पता था कि बहुत जल्द जियांग चेंग की भी वेडिंग होने वाली है। उसके डैड अब उसकी भी वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो अब हुआ वो नहीं चाहते थे जियांग फेंगमैन की दोबारा से हो और रिपीट हो। और वहीं यानली के लिए भी मैरिज प्रपोजल आ रहे थे एंड एक प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो अब वो चाहते थे उनके बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हों और ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। इसके बाद जियांग फेंगमैन कॉल करते हैं येंग की फैमिली को और वो डिसाइड करते हैं कि कल वो एक फैमिली डिनर करेंगे, उसके अंदर डिसाइड करेंगे दोनों फैमिली मिलके कि बच्चों की शादी कब फिक्स की जाए। इसीलिए फिर दोनों फैमिली मान जाती है। इसके बाद जियांग फेंगमैन यू को देखते हैं और बोलते हैं यू मैं खुश हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मुझे मुझे डर लग रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि नहीं आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही ही करेंगी। इन ये सुनकर जियांग फेंगमैन मैडम यू को हक करते हैं। उसके बाद वो भी अपने रूम में चला जाते हैं सोने के लिए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं, वीजिंग उठता जाता है, फ्रेश अप होता है एंड फिर बात लेता है। वीजिंग देखता है अपने आप को और फिर वो अपने टमी पर हाथ रखता है। तो वीजिंग को बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को अब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था। वीजिंग थोड़ा थोड़ा अपना टमी देखता है तो उस पर एक बोल सकते हैं थोड़ा सा उभार आ गया था। वीजिंग उसे टच करता है और वीजिंग की आंखें भर आती हैं। वीजिंग दिखता है और बोलता है बेबी आई एम सॉरी बेबी, तो तुम्हारे डैड तो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, आई एम सॉरी। तुम्हारी मम्मा चाहती है कि तुम्हें अकेला बड़ा करे, लेकिन ये मुझे अकेले तुम्हें बड़ा करना नहीं देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो बेबी, अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी मम्मा ना तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी, जहाँ पर कोई तुम्हारी मम्मा को कुछ भी ना बोले और तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत ही अच्छे से बड़ा करेगी। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके अच्छे से बात वगैरह लेता है एंड बाहर आता है, फिर रेडी होता है और बाहर आ जाता है। वीजिंग रेडी होकर बाहर आता है, फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि आज फिर एक फैमिली डिनर होगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि वीजिंग की वेडिंग कब होगी। आज येंग भी आ रहा है, उसकी पूरी फैमिली भी हमारे घर पर आ रही है। जियांग फेंगमैन देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं वीजिंग तुम हैप्पी तो हो ना। वीजिंग देखता है और एक फेक सी टूटी सी स्माइल के साथ अपने सिर को हमें हिला देता है। उसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं ठीक है एंड वो लोग अपने डिनर करने के बाद वीजिंग और जियांग चेंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वो लोग कॉलेज में आते हैं। वीजिंग चुपचाप करके क्लास में जाता है और जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या क्या तुम हैप्पी हो।
वी जिंग देखता है और बोलता है तुम्हें लगता है चैंग मैं हैप्पी हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है आई नो वी जिंग आई नो। वी जिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है आई एम सॉरी चैंग, मेरी मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो गई ना, है ना। मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ये सुनकर जियांग चैंग वी जिंग को हक करता है और बोलता नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है वी जिंग, गलती तो सिर्फ उस लान वांग जी की थी। एंड ये नाम सुनने के बाद वी जिंग तुरंत ही अपनी आइज़ को बंद करता है और सोचता है कि अब क्या करे वो। एंड देन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। वी जिंग जो है वो दिखता है चैंग को एंड देन जियांग चैंग वी जिंग से दूर होता है। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं, उनकी क्लासेस शुरू होती हैं एंड वो लोग अपनी क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद फिर से वो चले जाते हैं, वापस अपने घर आते हैं। वी जिंग फिर से अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और यान ली वी जिंग की यह हालत देख रही थी और जियांग चैंग भी। यान ली दिखती है और बोलती चैंग क्या तुमने बात की। वी जिंग दिखता है जियांग चैंग बोलता है कि शिजे मैंने कहा कुछ उससे बात करने की कोशिश की लेकिन शिजे वो जैसे बदल गया हो बहुत ही, क्यों ना बदलेगा वो चुप हो गया शिजे, हमारा हमारा वी जिंग रहा ही नहीं। ये सुनकर यान ली बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मैं वी जिंग को ऐसे नहीं देख सकती। अगर डैड उसकी शादी करवा भी देंगे, मैं जानती हूँ कि डैड सही कर रहे हैं लेकिन लेकिन आचंग फिर भी वी जिंग कभी खुश नहीं रहेगा। तुमने देखा है उसका फेस, एक बार भी उसकी फेस पर स्माइल नहीं आती और कभी वो हंसता भी है तो उसकी स्माइल में पेन होता है, स्माइल नहीं होती। ये सुनकर जियांग चैंग बोलते शिजे हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। यान ली चुपचाप करके फिर चली जाती है वहाँ से। जियांग चैंग भी रूम में आ जाता है। उसके बाद वो भी आकर चुपचाप फ्रेश अप होता है, अपना काम करने लगता है। अब शाम का टाइम था। वी जिंग भी अच्छे से थोड़ा सा रेडी होता है एंड फिर वो बाहर आता है और आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद डोर बेल पर रिंग होती है। मैडम यू डोर ओपन करती हैं। खाना वगैरह सब रेडी हो चुका था, डिनर अच्छे से रेडी था एंड बस आने का ही वेट था। डोर बेल रिंग होने के बाद मैडम यू देखती हैं कि वहाँ पर येंग और उसकी पूरी फैमिली थी। मैडम यू उनका वेलकम करती है, जियांग फेंगमियन भी आते हैं उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद आकर सभी हॉल में बैठ जाते हैं। येन के साथ उनका जो बेबी बॉय था वो भी आता है जिसका नाम येन शी था, वो भी आता है एंड फिर उसे भी फैमिली देखती है और जो मतलब जियांग फेंगमियन थे उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता था एंड वो उस छोटे से बच्चे को देखकर स्माइल करते हैं। जो सेन था जो लिटिल क्यूट बेबी था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वी जिंग देखता है उसे एंड फिर वो देखते ही रह जाता है, बेबी बहुत ही प्यारा था। इसके बाद पूरी फैमिली अंदर आकर बैठ जाती है एंड बातें करना शुरू करते हैं। ऐसे ही करके उनकी बातें हो रही थी। वी जिंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड देख रहा था। तभी वो बेबी बॉय वी जिंग के पास जाता है और देखता है और बोलता है आप मेरे डैड से शादी करने वाले हो। वी जिंग उसे देखता है और बोलता हाँ। एंड ये सुनने के बाद वो बेबी बॉय बोलता है कि वाह कितनी अच्छी बात है, अब ना मेरे पास भी मम्मा होगी। आपको तो पता है आंटी लू ना बस वही मेरा ख्याल रखती है, उसके बाद कोई नहीं था। मुझे ना बहुत बुरा लगता था, कोई मेरे साथ नहीं था, सब बोलते थे मेरी मम्मा नहीं है। आंटी लू बहुत अच्छी थी, वो हमेशा मुझे बताती थी लेकिन लेकिन ना लोग मुझे बुली करते थे कि मेरी मम्मा नहीं है। अब मैं सबको बोलूँगा मेरी भी मम्मा है। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो बोलता है कि हाँ एंड फिर वो बैठ कर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर वो बातें करते हैं एंड फिर मैडम यू बोलती हैं कि सबको खाना खाने के लिए। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं एंड वो लोग खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वो हॉल में आते हैं एंड बातें करते हैं। और वी जिंग की वेडिंग जो है वो 7 दिनों के अंदर डिसाइड की जाती है। वी जिंग जैसे ही सुनता है कि मतलब 7 दिन के बाद उसकी वेडिंग है, वी जिंग अपना हाथ अपने हार्ट पर रख लेता है जिसे मानो किसी ने उसके दिल में कुछ एकदम शार्प चीज़ मार दी हो। वी जिंग को दर्द होता है। वी जिंग ने कितने सपने सजाए थे वांग जी के साथ एंड देन देखो आज हो क्या रहा है, वी जिंग की वेडिंग हो रही है किसी और पर्सन से एंड वो वांग जी को कभी भूल भी नहीं पाएगा। सच में वांग जी तो वी जिंग की लाइफ का कर्ज बन गया हमेशा हमेशा के लिए। कभी वी जिंग इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा और न ही अपनी लाइफ में कभी किसी को ट्रस्ट कर पाएगा। वी जिंग बस चुपचाप करके सब लोगों की बातें सुनता है और जो लोग बातें कर रहे थे वी जिंग बस कुछ सुन सुन के स्माइल भी कर रहा था। एंड जो बेबी बॉय था वो वी जिंग के पास बैठा हुआ था एंड वो वी जिंग से बातें कर रहा था और वी जिंग उस बच्चे से बात कर रहा था, बहुत ही वो क्यूटली तरीके से बात कर रहा था जिससे वी जिंग देख रहा था और स्माइल कर रहा था। और वी जिंग सोच रहा था कि ऐसा ही उसका बेबी होगा और वो भी उसे मम्मा बोलेगा। वी जिंग के फेस पर बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। ऐसे ही करके वो लोग अपनी बातें कंप्लीट करते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। और फिर जो येन था उसकी फैमिली चली जाती है। जाते टाइम येन का जो बेबी था वो वी जिंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वी जिंग बहुत स्वीट था। येन का जो बेबी था वो वी जिंग से बोलता है कि आपकी तरह आंटी जो लू है वो भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, आप बिल्कुल इनकी तरह हो, वो ना बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे मेरी मामा हो। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और सोचता है कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन वी जिंग फिर इस चीज़ को इग्नोर करता है।
फिर वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियांग फेंगमियान बोलते वी जिंग तुम खुश तो हो ना। वी जिंग फेक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ वो खुश है। एंड जियांग फेंगमियान ये बात जानते थे कि हाँ वो खुश नहीं है, लेकिन ज़िंदगी कहीं ना कहीं सिखा देती है खुश रहना। और एक बात बोली जाती है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी होगी। इसीलिए जियांग फेंगमियान कुछ भी नहीं बोलते हैं। एंड फिर धीरे धीरे करके सब अपने रूम में चले जाते हैं। और रूम में जाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन वी जिंग नहीं सो पाता। कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी के बारे में सोचकर उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी वी जिंग को। वी जिंग ऐसे ही अपनी आंखों में आंसू लिए हुए सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है। न जाने क्यों कुछ दिनों से वांग जी को अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी तबीयत खराब हो रही हो। और ये सब चीज़ें सिर्फ वी जिंग के कारण थी, क्योंकि वो दोनों बाउंडेड थे एक दूसरे थे, जिस वजह से जो मूड स्विंग्स होने थे वो वी जिंग को न होकर वांग जी को हो रहे थे। और ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत बुरी थी। वांग जी दिन रात बस अपने स्टडी करता था, अपने काम को करता था और कुछ भी नहीं। और उसने अपने लिए एक न्यू बिजनेस भी शुरू किया था, क्योंकि अब वो अपने डैड से तो बिल्कुल भी नहीं कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अपना खुद ही सब चीज़ें शुरू कर ली थी। ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। एंड वांग जी की यही लाइफ थी, डेली अपने लिए खाना बनाना, देन वापस जाना अपने कॉलेज को अटेंड करना, उसके बाद फिर से अपनी डेली वही लाइफ चल रही थी उसकी। तो वांग जी भी धीरे धीरे करके वी जिंग के बिना रहना सीख रहा था। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कैसे करके सीख रहा था रहना, प्यार करना। वो मतलब कम तो नहीं कर पा रहा था। जितना वो टाइम बिता रहा था अकेले, उतना ही ज़्यादा वांग जी उसके लिए बहुत मतलब बोल सकते वी जिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अगर वो वी जिंग को नहीं देखेगा तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। वांग जी बहुत सफ़र कर रहा था, दोनों ही सफ़र कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलती की वजह से। वांग जी ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था वहाँ पर। एंड देन अब वांग जी थक चुका था। उसे समझ आ चुका था कि कुछ भी कर ले वो नहीं रह सकता। एंड तभी वांग जी का जो अपार्टमेंट था उसके बाहर डोरबेल रिंग करती है। वांग जी जाता है, डोरबेल जो मतलब रिंग कर रही थी, डोर को ओपन करता है। एंड ओपन करते ही वो देखता है तो उसके सामने दिलरुबा खड़ी हुई थी। वांग जी दिखता गुस्से में और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें एड्रेस किसने दिया यहाँ का? ये सुनने के बाद दिलरुबा बोलती है कि ओ मुझे एड्रेस किसने दिया? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? हाँ, बहुत ईजी है मेरे लिए तुम्हें ढूंढना। तो बकवास करना बंद करो। वांग जी देखता है उसे गुस्से में और बोलता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। एंड ये सुनने के बाद दिलरुबा स्माइल करती है और बोलती है हाँ लैन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम जानबूझ के ये सब करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लैन वांग जी। ये सब करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर होगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी या तुमसे वेडिंग करने का वो छोड़ दूँगी? तुम यहाँ पर आगे तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ तुमने अपने डैड से मतलब बात की है, 1-2 साल लिए हैं कि तुम बाद में वेडिंग करोगे, और तुम्हें लगता है तुमने ये इसीलिए किया है कि मैं तब तक भूल जाऊँगी। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है लैन वांग जी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, चाहे टाइम लग जाए। लेकिन वैसे चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सामने वाला अपार्टमेंट अपने रहने के लिए लिया है और मैं यहीं पर काम करने वाली हूँ, चिंता मत करो तुम। वांग जी गुस्से में दिखता और बोलता मैं तुम्हें। लेकिन ये सुनने के बाद दिलरुबा बोलती है कि हाँ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते लैन वांग जी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। वांग जी गुस्से में था, लेकिन वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करता है और वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ, मुझे कैसे भी करके उन पिक्स को डिलीट करना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे मुझे पता करना होगा कि इसने ये सब जानबूझ के किया था या मैंने सच सच में इसके साथ वो सब किया था। हाँ, मुझे इसके मुँह से ही उगलवाना होगा, चाहे कुछ भी मुझे क्यों ना करना पड़े। यही सोच कर वांग जी चुप हो जाता है और उसके बाद उसे बोलता है कि जाओ, मुझे अपना काम करना है। ये सुनने के बाद दिलरुबा देखती है और बोलती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी हार नहीं मानने वाली, मैं वापस आ जाऊँगी। एंड ये बोलकर दिलरुबा वहाँ से चली जाती है। वांग जी जाता है, तुरंत डोर को बंद करता है और बोलता है इस लड़की को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार बस मुझे वो सब चीज़ें मिल जाए, उसके बाद देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। मुझे वो इसके फ़ोन से डिलीट करना ही होगा। अगर मैं फ़ोन से कर दूँगा तो क्या पता इसने कहीं और उन फ़ोटो को सेव करके रखा हो तो। हाँ, नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी करे, लेकिन मेरा वी वो गलत नहीं सोचना चाहिए मेरे बारे में। हाँ, मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। मैं ऐसे नहीं रह सकता अपने वी के बिना। मुझे समझ आ गया, मैं अपने बस वी के साथ रहूँगा। हाँ, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वांग जी तुरंत ही जो है बैठ जाता है और फ़ोन मिलाना शुरू करता है हैकर्स को। और बस उसे अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था। उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके अपने वी जिंग को वापस लेगा, क्योंकि वो नहीं रह सकता वी जिंग के बिना। उसे समझ आ चुका था। हाँ, आ तो गया था वो, लेकिन इस टाइम उसे समझ आ चुका था। वांग जी बस अब जल्द से जल्द ये सब चीज़ें करना चाहता था। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग के ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
और हर दिन उसे एक नया पेन होता था जब जब वो घर को डेकोरेट होते हुए देखता था, अपनी शादी की बात सुनता था। वीजिंग को अंदर से दुख होता था, दर्द होता था, उसके हार्ट में पेन होता था उसे। जब भी कोई वेडिंग की बात करता था तो वीजिंग को वांगजी याद आता था। वीजिंग परेशान हो चुका था, उसके पास क्या करे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वहीं वीजिंग की वेडिंग की ये न्यूज़ जो है वो ने हुसैन को भी मिलती है और महंगियाओं को भी मिल जाते हैं। उसके फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया जाता है और वीजिंग की वेडिंग प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। सब चीज़ें धीरे धीरे करना हो चुका था, गेस्ट को बुलाना, सब चीज़ें हो रही थी। एक एक दिन बीत रहा था और फाइनली वीजिंग की वेडिंग की शॉपिंग भी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट डे वीजिंग की वेडिंग थी सेन से। उसके बाद वीजिंग हमेशा हमेशा के लिए मिस्टर सेन का हो जाएगा। वीजिंग किसी और का होगा, वांगजी का शायद तक वो नाम भी नहीं ले पाएगा। और वीजिंग अपने आप को रात को बहुत अच्छे से समझाता है कि उसे अब इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। भूल जाओ भूल जाओ। वीजिंग बस यही सोचते सोचते रोते हुए सो जाता है। एक लास्ट टाइम वो वांगजी को कॉल करता है, लेकिन हमेशा की तरह वीजिंग को वांगजी का फ़ोन बंद ही आता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो सो जाता है। ये बोले कि उसने मेडिसिन ली थी सोने की, क्योंकि ऐसे तो उसे नींद नहीं आने वाली थी। वीजिंग जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे वैसे वैसे उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मॉर्निंग को उसकी वेडिंग थी उसकी। वीजिंग बस अपनी टमी को हक करके सो जाता है मेडिसिन खा के। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर वीजिंग के फ्रेंड्स को। नेहुसैंग, मैंगयाओ, वैन किंग सब बैठे हुए थे और बस वो वीजिंग की जो वेडिंग का कार्ड था वो देख रहे थे और सभी की आंखों में आंसू थे। मैंगयाओ देखता और बोलता है, मुझे मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। वीजिंग कितना प्यार करता था वांगजी से और वांगजी वांगजी ऐसे चला गया। क्या क्या उसे उसे तो पता भी नहीं है कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। हम क्या करें? हम ऐसे नहीं देख सकते। मैं जानता हूँ वीजिंग कभी खुश नहीं रहेगा उस इंसान के साथ। तुम जानते हो ना वो कितना खुश था, और जब से वांगजी गया वो कैसा हो गया। मुझे नहीं लग रहा वीजिंग उसके साथ खुश रहेगा। हम क्या करें? प्लीज़ याओ कुछ तो सोचो ना। ये सुनने के बाद जो याओ था यानी मैंग याओ बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर वांगजी होता, अगर वो कुछ प्यार करता वीजिंग से तो देन हाँ कुछ हो सकता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ? तो वैन किंग बोलती है कि वांगजी को क्या पता है इस बारे में। आई थिंक हो सकता है एक बार हमें उसे बताना चाहिए। ये सुनने के बाद मैंग बोलता है कि लेकिन हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। वांगजी का कांटेक्ट नहीं है, किसी का भी फ़ोन नहीं मिल रहा है। मैंने एक बार ट्राई किया था वांगजी को बताने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं मिला। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता, नहीं मैं मेरे दोस्त को ऐसे नहीं देख सकता। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है वांगजी भी से प्यार करता हो। तो तुमने देखा था ना लास्ट टाइम पर वांगजी को। हाँ, वो कैसे था, जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। और मैं कहीं ना कहीं शायद समझ पाता हूँ कि हाँ पहले मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन अब जब वो जा रहा था उस दिन तो मैंने देखा था कि उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, शायद वीजिंग को। मुझे लगता है कि हमें लास्ट ट्राई करना चाहिए। हम ऐसे हमारे दोस्त को लाइफ बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते अपनी। बस एक बार। ये सुनने के बाद मैंग याओ बोलता है, तो हम क्या करें बताओ तुम। इसके बाद जो वैन किंग थी वो देखती है और बोलती है कि 1 मिनट, वांगजी का हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, एक काम करते हैं, हम एक लास्ट ट्राई करते हैं। चलो क्या करें। हाँ, एक काम करते हैं। नहीं हुसैन, तुम्हारा ब्रदर, हाँ उसकी वेडिंग हुई है ना लान सेचन से, आई मीन तय हुई है ना। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता हाँ। तो ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि अरे बुद्धू कहीं के, तुम काम करो ना एक। तो नहीं हुसैन बोलते क्या। तो वैन किंग बोलती कि सच में कितना डम हो तुम नहीं हुसैन। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता अब काम की बात बताओ मुझे। नहीं हुसैन को देखकर वैन किंग बोलती है कि हाँ एक काम करो, तुम अपने ब्रदर जो निमिंग जो हैं जिनसे लान सिचन की वेडिंग फिक्स हुई है, तो ऑब्वियसली तुम उनसे बोलो, निमिंग जैसे बोलो कि वो लान सिचन से बात करे एंड देन वांगजी का कॉन्टैक्ट मांगे। ऑब्वियसली ब्रदर को तो पता होगा ना। हाँ, कुछ भी होगा, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ट्राई करो। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता हाँ ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने ब्रदर जो बोल सकते हैं नेमिंग जो थे उन्हें कॉल करता है। नेमिंग जो फ़ोन नहीं उठाते तो वो बोलते कि हाँ मैं क्या करूँ, ब्रदर फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंग यो बोलते एक काम करो, उनके सेक्रेटरी को कॉल करो, कहीं मीटिंग में होगी वो, और वैसे भी अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। हाँ हम कर सकते हैं उनसे कॉन्टैक्ट। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है हाँ तुम ठीक कहा तुमने। एंड फिर वो जल्दी से उनकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और सेक्रेटरी से कॉल करके पूछता है, तो वो बता देती है कि उनके ब्रदर जो है वो एक मीटिंग में है और मीटिंग अभी 3 घंटे चलेगी। ये सुनने के बाद जो नहीं हुसैन था वो बोलता नहीं, हाँ हम इतनी देर नहीं रुक सकते, हमें कुछ तो करना होगा, तो तुम मुझे बताओ कहाँ पर है वो। इसके बाद वो सेक्रेटरी उन्हें एड्रेस बता देती है कि कहाँ पर है। एंड नहीं हुसैन और उसके पूरे फ्रेंड्स निकल जाते हैं नीमिंग जो से मिलने के लिए।
और उसके बाद तुरंत ही वो लोग जो है थोड़ी ही बोल सकते हैं देर के अंदर पहुंच जाते हैं वहाँ पर। एंड देन ऑफिस के बाहर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं और सेक्रेटरी देखती है जो कि बाहर ही थी। वो बोलती है सर आप यहाँ पर। नहीं, हुसैन तुरंत ही सेक्रेटरी को इग्नोर करता है और वो तुरंत ही अंदर चला जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी। एंड जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो निमिंग जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो रुक जाते हैं और देखते हैं। तभी नहीं हुसैन हथा मुझे आपसे बात करनी है प्लीज़। ये सुनने के बाद निमिंग जो देखते हैं और बोलते हैं हुसैन ये क्या है, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, मीटिंग चल रही है, तुम दिख नहीं रहा। एंड ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़ प्लीज़ गगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ तबाह हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ गगा मेरी बात सुन लीजिए। ये सुनने के बाद जो आई मीन ब्रदर थे निमिंग जो उसके, वो देखते हैं और बोलते क्या हुआ याओ, आई मीन हुसैन तुम इतने डरे हुए क्यों हो, हाँ बताओ मुझे। एंड फिर वो बोलते गगा प्लीज़ मेरे साथ चलिए। इसके बाद देखता है निमिंग जो उन सबको और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। एंड फिर वो बाहर आते हैं एंड बाहर सभी आ जाते हैं। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता है हाँ, आप क्या सचिन, हाँ वांगजी का जो ब्रदर है, मेरा मतलब लैन सचिन, आप गगा उनका कांटेक्ट है ना आपके पास। ये सुनने के बाद जो निमिंगजे थे वो बोलते कि हाँ क्या हुआ मुझे बताओ कि क्या कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन जो है वो अपने ब्रदर को कुछ चीज़ें बता देता है। एंड ये सुनने के बाद जो निमिंगजे थे वो बोलते क्या ऐसा हुआ है। तो वो बोलते कि हाँ प्लीज़ गगा उनसे बात करिए और हमें वांगजी का कांटेक्ट चाहिए, उसे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद निमिंग जो बोलते कि हाँ ठीक है। एंड वो कॉल करते हैं लेकिन जो बोल सकते हैं लायन सेशन थे वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। ये देखने के बाद वो बोलती कि वो पिक नहीं कर रही कॉल। तो नहीं हुसैन बोलता गगा प्लीज़ कुछ करिए ना, हमें अर्जेंट है, हमें जानना है प्लीज़। ये सुनकर निमिंग जो बोलते कि ठीक है। एंड वो टाइम को चेक करता है और वो बोलता है कि हाँ इस टाइम तक आई थिंक वो भी ऑफिस में होगा। एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं सबको और बोलते हैं कि चलो। एंड फिर वो अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं लैंड कंप्रेशन के लिए। वो थोड़ी ही देर के अंदर लैंड कंपनी में पहुँचते हैं और वहाँ से वो सीधा अंदर जाते हैं। और काफ़ी बार निमिंग जो यहाँ पर आ चुके थे एंड बिजनेस पार्टनर्स भी थे, तो कोई उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकता। वो अंदर जाते हैं और सेक्रेटरी से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो लायन सचिन है वो अपनी एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला किसी को अंदर ना आने के लिए और सेक्रेटरी भी बाहर थी और उनका फ़ोन वगैरह सब ऑफ रहेगा ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद वो बोलते कि ठीक है मैं हैंडल करूँगा सब। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अंदर चले जाते हैं। जो लायन सचिन थे वो काम कर रहे थे अपना लैपटॉप पर और वो पूरी तरह से बस प्रेजेंटेशन को बनाने में लगे हुए थे। तभी अचानक से उनके जो रूम था उसका डोर ओपन होता है। लायन सचिन जो देखते हैं गुस्से और मैंने कहा था अंदर नहीं आना कोई भी। एंड ये सुनने के बाद वो मतलब ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर निमिंग जो था, निमिंग जी को देख कर लायन सचिन उठते हैं और बोलते आप यहाँ पर। इसके बाद निमिंग जो बोलते हैं कि हाँ ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो देखता है उनको और बोलता है कि आप तो वांगजी के फ्रेंड्स हैं ना। ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था, मेंग्याओ था और वैन किंग थी, वो बोलते कि हाँ हाँ हम फ्रेंड्स हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या हुआ, आपको क्या हेल्प चाहिए मेरी। इसके बाद वैन किंग देखती है और बोलती कि हमें हमें वांगजी से बात करनी है, प्लीज़ हमें बता दीजिए वो कहाँ पर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमें, हमें उसे कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते क्या क्या आप लोगों के पास नहीं है। तो वो बोलते कि नहीं हमारे पास नहीं है, प्लीज़ देखिए हमें उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये देखने के बाद जो लायन सचिन थे वो बोलते हैं मुझे बताएंगे क्या हुआ है। इसके बाद जो वैन किंग थी वो बता देती है सब चीज़ें और जानने के बाद लायन सचिन शॉक, पूरी तरह से शॉक। वो बोलती कि क्या ये सब हो गया। तो वो बोलते कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ देखिए हाँ हमें हमें बात करनी है उनसे, प्लीज़ कुछ करिए। एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ, नहीं आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है वांगजी की वेडिंग की, हाँ वो हुई है लेकिन वो फोर्सफुली है। ये सुनने के बाद सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलती क्या क्या वांगजी ने वो खुशी से नहीं की अपनी मतलब एंगेजमेंट। ये सुनने के बाद लायन सचिन देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेरे फादर ने उसे फोर्स किया है। ये सुनने के बाद वो सभी शॉक थे और वो बोलते हैं प्लीज़ तो फिर वांगजी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, वो सच बोल रहा था। आई थिंक कहीं ना कहीं हो सकता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ हाँ आप तुरंत ही बताइए ना उन्हें, प्लीज़ विशिंग की कंडीशन के बारे में बताइए, वो प्रेग्नेंट है वांगजी की बेबी से और उसकी शादी हो रही है कल। एंड ये सुनने के बाद लायन सचिन जो है वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और बोलते क्या। तो वो बोलते कि हाँ प्लीज़ विजी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो फोर्सफुली कर रहा है, वांगजी उसे छोड़ के चला गया, उसे पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला लेकिन आज भी वो उससे प्यार करता है। एंड ये सुनने के बाद लायन सचिन को पुरानी चीज़ें याद आती हैं। आई मीन जो मतलब उसके डैड के सामने उसने कहा तो वो सब याद आता है। और लायन सचिन तो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड ये क्या हो गया। मैं वांगजी बहुत प्यार करता है विजिंग से,
कहा था डैड को वो किसी और से शादी नहीं करेगा। मेरे मेरे डैड ने उसे फोर्स किया है। हाँ, ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेने दे सकता। मैं उन दोनों की लाइफ को ख़राब होते नहीं दे सकता। एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वांगजी को कॉल करते हैं। और जो वांगजी था वो बोल सकते हैं अलग ही काम में बिज़ी था। उसका फ़ोन साइलेंट पे था एंड वो वांगजी काम कर रहा था और उसका फ़ोन जो था वो मतलब ऐसे स्क्रीन की साइड पर रखा हुआ था, जिस वजह से वो वाइब्रेट कर रहा था, तो सुनाई नहीं दे रहा था वांगजी को, क्योंकि वांगजी अलग ही चीज़ों में लगा हुआ था। एंड ऐसे ही 2 से 3 बार कॉल करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड वो लोग बोलते हैं कि अब हमें क्या करें? एंड वांगजी जो है वो काम कर रहा था अपना, वो उठता है, जाता है, फ्रेश अप होता है एंड सो जाता है। वो कुछ भी नहीं देखता अपने फ़ोन को। और दूसरी ओर से वो लोग कॉल कर रहे थे, 15 से 20 बार वो कॉल करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सभी वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, अब हम क्या करें? कोई है भी नहीं जिसे बता सके हम लोग कि वो वांगजी को जाके बोले कि हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। फिर वो लोग ऐसे ही 2 से 3 घंटा ट्राई करते हैं, लगभग 400 मिस कॉल जाती है वांगजी के पास, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सब लोग थक जाते हैं 2 घंटे के बाद एंड देन लांस स्टेशन बोलते हैं कि आप सब जाइए, मैं वांगजी से बात करूँगा, मैं करूँगा उससे बात। ये सुन के वो सभी बोलते हैं कि प्लीज़, प्लीज़ उसे बोलिए कि वो वीजी को बचा ले। वो बेचारा किस कंडीशन में है, पता तक नहीं है। ये सुनने के बाद लांस स्टेशन बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं बात करूँगा वांगजी से, और जहाँ तक होगा अगर मुझे जाना भी पड़ा वहाँ तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने ब्रदर को ऐसे सफ़र होते हुए नहीं देख सकता हूँ। हाँ, मैंने कहीं न कहीं मेंग आई मीन जॉनी मिंग जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और हम एक परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ब्रदर नहीं, वो उस लड़की को डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। एंड ये बोलकर वो बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मुझे कैसे भी करके रोकना होगा ये सब चीज़ें। मैं अपने भाई की लाइफ बर्बाद होने नहीं दूँगा। आप जाइए आराम से, और कल वी जिंग और जो उसकी शादी हो रही है किसी से भी, वो नहीं होगी, मुझे चाहे खुद क्यों ना जाना पड़े। एंड ये बोलकर वो रोक देते हैं और सब फिर चले जाते हैं, ये सोच कर कि फाइनली हो सकता है कि वांगजी आ जाए। एंड वो लोग कॉन्टैक्ट लेके जाते हैं नंबर वांगजी का और बोलते हैं कि हाँ, वो कॉन्टैक्ट करेंगे वांगजी से। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि कब कौन कॉन्टैक्ट करेगा वो बता दे एक-एक करके, क्योंकि ऐसे अगर एक साथ करेंगे तो ऑब्वियसली वांगजी का फ़ोन नहीं मिलेगा। और ये सब डिसाइड करते हैं। लांस सेचन अपने घर जाते हैं। घर जाकर वो अपने डैड को देखते हैं, जो कि सोफ़े पर बैठे हुए थे और बहुत ही खुश थे। लेकिन लांस सेचन उन्हें पूरा इग्नोर करते हैं टोटली, एंड वो सीधे चले जाते हैं अपने रूम में, बाथ वगैरह लेकर बाहर आते हैं और वो मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद वो तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वांगजी को कॉल करते हैं। लेकिन फिर से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही करके वो 2 से 3 घंटे ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि फिर कोई बात नहीं, वो मॉर्निंग को करेंगे। हाँ, वेडिंग का टाइम भी उन्हें पता चल गया था कि कितना है, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें से वांगजी को वहाँ से जाकर ही क्यों ना लाना पड़े, और वो सोच लेते हैं। फिर वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए मेडिसिन वगैरह लेके। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जियांग घर के अंदर पूरी तरह से प्रिपरेशन हो चुकी थी। रात को ही प्रिपरेशन हो चुकी थी और वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है जब उसके डोर पर नॉक होता है, और उसके बाद यान ली, जियांग चेंग अंदर आते हैं। वीजिंग उन देखता है उन सबको और कोई कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग चुपचाप ड्रेस लेता है और चला जाता है रेडी होने के लिए। अब दूसरी ओर हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो है वो उठता है, उठकर फ्रेश अप होता है, रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए, अपनी बुक्स वगैरह पैक करता है एंड देन अपना फ़ोन लेता है और फ़ोन को ऑन करता है। और जैसे वो फ़ोन को ऑन करता है तो देखकर शॉक, उसके पास 1000 मिस कॉल्स थी एंड अलग-अलग नंबर से उसकी गगह की। ये देखने के बाद वांगजी शॉक और बोलता, हाँ, ये सब क्या है? एंड वो तुरंत ही अपने गगह को कॉल करता है। लांस सेचन जो सोए हुए थे तभी उनका फ़ोन रिंग करता है एंड जैसे वो फ़ोन को रिंग आवाज़ सुनते हैं तो वो उठ जाते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, हाँ, फ़ोन। एंड वो तुरंत ही फ़ोन को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो, क्योंकि वो भी नींद में थे। दूसरी ओर से वांगजी बोलता है, गगह क्या हुआ, आपने मुझे इतने कॉल्स किए? ये सुनकर लांस सेचन तुरंत ही उठ जाते हैं और बोलते हैं, वांगजी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलते, क्या हुआ गगह? इसके बाद लांस सेचन वांगजी को बताना शुरू करते हैं और सुनते ही वांगजी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो एकदम सदमे में ही चला जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। क्या वांगजी वीजिंग की शादी को रोक पाएगा, और अगर आएगा भी तो क्या वीजिंग उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा जो भी मतलब है, ईटीसी। आप लोग अपना अपना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है क्या होगा नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।